हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस एसएसटी के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपके आज डिस्कस करेंगे आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं सीटेट एग्जाम के, एसएसटी के और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयां एक दूसरे के नजदीक स्थित होती हैं और अपनी नजदीकी का लाभ उठाती हैं तो वह कहलाता है। ऑप्शन ए बाजार अर्थव्यवस्था, बी असेंबली लाइन उत्पादन, सी औद्योगिक तंत्र या डी औद्योगिक क्षेत्र। तो भाई देखिए, बहुत सी जो कंपनियां होती हैं, औद्योगिक इकाइयां होती हैं, एक दूसरे के नज़दीक होती हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये कोई भी शहर है, मान लीजिए जैसे नोएडा ले लीजिए कि नोएडा औद्योगिक क्षेत्र ऐसे लिख दिया जाता है, या साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र ऐसे लिख दिया जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्र जो होता है मतलब बहुत सारी कंपनियां एक जगह रहती हैं, तो वो आपका एक दूसरे से अपनी नज़दीक का लाभ भी उठाती हैं भाई, तो उसको कहा जाता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है उसे कहा जाता है। जब देखिए कोई भी राज्य या देश भाई किसी धर्म को लेकर के कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो कोई भी, तो उस स्थिति में उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रभुसत्ता, बी राजतंत्र, सी स्वेच्छाचारी या डी धर्मनिरपेक्षता। तो देखिए उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि वो किसी भी धर्म से संबंध नहीं, मतलब किसी भी धर्म के कार्यों में, क्रियाकलापों में वो हस्तक्षेप नहीं करता है, तो वो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसको धर्मनिरपेक्षता शब्द दिया गया हमारे भारतीय संविधान में, तो उसको धर्मनिरपेक्षता बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? भाई देखिए कोई संसाधन है, वो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में पाए गए हैं, आपने पता लगा लिया, लेकिन उनका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं आप, उनका उपयोग नहीं किया आपके द्वारा, तो उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बेकार संसाधन, बी मूल्यवान संसाधन, सी संभावित संसाधन या डी वास्तविक संसाधन। तो देखिए भाई उनको कहा जाएगा आपका क्या कहा जाएगा? संभावित संसाधन, क्योंकि वो संभावित संसाधन, आपने उनकी खोज कर ली है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं अभी आप उनका, तो वो आपके संभावित संसाधन है, भविष्य में आप उनका उपयोग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ, सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाला रूपात्मक आकलन करती है, लेकिन उसे उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके ए यह पता लगाना कि अन्य शिक्षक क्या करते हैं, बी प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, सी मानकीकृत परीक्षण का प्रयोग या डी एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित उदाहरण रूपी पुस्तिकाओं में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करना। अब देखिए भाई कोई शिक्षिका है, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही है, उसको वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो रूपात्मक आकलन कराती है वो, लेकिन उसके द्वारा जो विकसित परीक्षण है उसकी विश्वसनीयता बढ़ानी है उसको, तो उस विश्वसनीयता बढ़ाने को उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए आपका मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग। क्या करना चाहिए भाई? मानकीकृत परीक्षण जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता बढ़ाते हैं उसमें परीक्षण में, तो उनको उस शिक्षिका को मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, जो मुगल वास्तुशिल्प है वो किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए तुर्की व अफगान शैलियों का, बी तुर्की व फारसी शैलियों का, सी अरब व भारतीय शैलियों का या डी फारसी व भारतीय शैलियों का। तो देखिए भाई मुगल वास्तुशिल्प जो है वो है आपका फारसी और भारतीय शैली का, जो आपका फारसी है और जो भारतीय शैलियां हैं उनका मिश्रण है मुगल वास्तुशिल्प। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। शास्त्रीय नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं, उनके संबंध में आपसे सत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए कथकली कथक शैली का शास्त्रीय रूप है, बी कथक शैली को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मिली, सी यह लोक नृत्यों से सदा श्रेष्ठ होते हैं या डी शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूप मान्य हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर आपसे सत्य कथन पूछा है, तो यहाँ पर सत्य कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी कि शास्त्रीय नृत्यों के केवल 8 रूप मान्य हमारे देश में। जो आपके क्लासिकल डांस हैं, आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, वो केवल हमारे यहाँ 8 प्रकार के पाए गए हैं। 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है।
भाई कृषि की कोई एक पद्धति है जिसका व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग कर रहा है, आधुनिक जो आपकी मशीनरी है, आधुनिक जो आपका सिस्टम चल रहा है उसका प्रयोग अधिक से अधिक कर रहे हैं कि इसलिए कि अधिक उत्पादकता प्राप्त हो, अधिक प्रोडक्शन हो, है ना, उसके लिए किया जा रहा है। तो वो कौन सी विधि कहलाती है, कौन सी पद्धति कहलाती है? ऑप्शन ए स्थानांतरित कृषि, बी निर्वाह कृषि, सी वाणिज्यिक कृषि या डी गहन कृषि। तो देखिए साथियों, उसको कहा जाता है आपका वाणिज्यिक कृषि। क्या कहा जाएगा भाई? वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि जो व्यापक स्तर पर आप आधुनिक चीजों का, यंत्रों का, मशीनों का, जो उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अधिक उत्पादकता हो, आपको अधिक जो फसल है उसकी पैदावार अधिक हो, उसके लिए कर रहे हैं। तो वो पद्धति आपकी वाणिज्यिक कृषि, क्योंकि उसको वाणिज्यिक कृषि बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है, इनमें से आपको कौन सी होगी? ऑप्शन आपके ए, इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हो सकें। बी, इसे विशेषतः इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए। सी, इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। या डी, उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। अब देखिए भाई, आपकी सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी विशेषता पूछी है, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। क्या लिखा है भाई? इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह उसके साथ संबंधित हों, वो सभी सामाजिक समाज के जितने भी समूह हैं उन सभी को साथ लेकर के चले, सभी को संबंधित करके चले। तो वो आपकी पाठ्य पुस्तक की विशेषता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी जीवाश्म ऊर्जा या डी पवन ऊर्जा। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा पूछी आपसे, तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है आपका यहाँ पर जीवाश्म ऊर्जा। जो आपकी जो जीवाश्म ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम हो गए आपके, या कोई भी चीज़ें हो गई जैसे दबी हुई खदानों में दबी हुई मिलती हैं, दबी हुई चीज़ों से जीवाश्म के सड़ने गलने से जो ऊर्जा मिलती है वो जीवाश्म ऊर्जा होती है आपकी। जो आपकी सीमित है उसका सीमित प्रयोग कर पाएंगे आप। अधिक से अधिक दोहन करते हैं तो भविष्य में उसको रीयूज नहीं कर पाएंगे, नवीनीकरण नहीं कर पाएंगे इसका। लेकिन देखिए, सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसका तो नवीनीकरण होता है। तो परंपरागत ऊर्जा यहाँ पर सी, ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं। भाई, कोई एक देश है, उस देश पर किसी दूसरे देश के दबाव है, दबाव डालता है, वो दबदबा है, तो उससे उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं उससे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औपनिवेशीकरण, बी पुनर्जागरण, सी महासंघ या डी व्यापारिक। तो देखिए भाई, उस प्रक्रिया को कहा जाता है आप औपनिवेशीकरण। क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण। जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेजों ने शासन किया था, अंग्रेजों का अधिकार था, शासन था, तो उनका भी दबदबा था एक तरह से। तो वहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए हमारे देश में। उनकी तो संस्कृति, जैसे हम आजकल इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हम पहले कहाँ जानते थे, संस्कृत चलती थी हमारी, आजकल इंग्लिश का बोलबाला चल रहा है ना। तो ये सभी उसका दबदबे से प्रभाव पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि भाई जो उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है और जापान के आसपास का जो समुद्र है उसमें मत्स्य मतलब जो आपकी मछली है होती हैं उनकी प्रचुरता है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके ए तट के साथ गर्म धारा बहती है, बी गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन है, सी तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है, या डी दंतुरित तटीय क्षेत्र है। तो देखिए भाई, वो इसका कारण ये है कि वहाँ पर ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती हैं। मतलब कि यहाँ से ठंडी धारा है और यहाँ इधर से आकर के गर्म धारा मिल रही है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो मत्स्य होगा वो प्रचुर मात्रा में होगा, जो मछलियाँ पाई जाएंगी वो प्रचुर मात्रा में पाई जाएंगी, उनके रहने का सर्वोत्तम स्थान होता है वो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है। भाई, वो एक क्षेत्र पूछा आपसे जहां पर आप मतदाता हो, जिस क्षेत्र के आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो वोट के द्वारा, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए राज्य, बी क्षेत्र, सी सीमा या डी निर्वाचन क्षेत्र। तो देखिए भाई, उस क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाचन क्षेत्र। जैसे आपकी विधानसभा होती है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है? आपकी विधानसभा।
है ना। निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा, संसदीय, जो संसद होता है संसदीय क्षेत्र हो गया, वो भी निर्वाचन क्षेत्र है। तो उस निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा वो जहां पर रहने वाले मतदाता वोट करके अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव मूल्यांकन के सुझाव नहीं है। ऑप्शन आपके ए, अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना, बी, प्राथमिक पाठ्य सामग्री के लिए प्रामाणिक स्रोतों का उपयोग, सी, स्रोत आधारित विश्लेषण, या डी, मॉडल व चार्ट। अब देखिए भाई, सीबीएसई जो है उसके आधार पर जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन है उसका सुझाव नहीं पूछा है आपसे, तो कौन सा सुझाव नहीं होगा, वो नहीं होगा अधिक आवृत्ति से परीक्षण करना है। ऐसा नहीं है कि बस फ्रिक्वेंटली टाइप से बार बार बस परीक्षण ही करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सुझाव नहीं है फॉर्मेटिव मूल्यांकन का। बाकी और सुझाव हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। भाई जो दांडी यात्रा थी उसको किसकी शुरुआत माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन है आपके ए, स्वदेशी आंदोलन, बी, होम रूल आंदोलन, सी, भारत छोड़ो आंदोलन, या डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए भाई इसका आंसर। तो देखिए साथियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो नमक तोड़ो कानून था, नमक तोड़ा था, जहां गांधी जी ने दांडी यात्रा वहीं से प्रारंभ की थी, और ये की थी आपकी 6 अप्रैल 1930 को। आपको 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट की थी ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, वहां से दांडी यात्रा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। नमक तोड़ो कानून का जो था, नमक तोड़ा था वो कानून, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है। जो अपर्दन स्थल का रूप है वो कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए, हिमाड, बी, छत्रकशिला, सी, लोएस, या डी, डेल्टा। अब देखिए, अपर्दन स्थल जो रूप है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छत्रकशिला। क्या है भाई, छत्रकशिला जो है वो एक तरह का अपर्दन रूप है। जैसे मृदा का अपर्दन हो जाता है, मिट्टी का जो नदियां काट करके अपने साथ ले जाती हैं, एक छत्रकशिला बन जाती है, तो वो आपका अपर्दन स्थल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भाई जो भारत में जो हमारे राज्यों में राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री, बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी, भारत के राष्ट्रपति, या डी, संसद। तो देखिए साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, सभी को पता होगा कौन करता है भाई, भारत का राष्ट्रपति करता है। और किस तरह करता है, आर्टिकल 115 के अनुसार, आर्टिकल 155 के अकॉर्डिंग जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है, और राज्यपाल का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलता है, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहे तब हटा सकता है उसको। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है आपसे, विश्व की 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका व एशिया में, बी, एशिया व यूरोप में, सी, एशिया व अफ्रीका में, या डी, एशिया व दक्षिण अमेरिका में। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड की जो 80% से अधिक पॉपुलेशन है वो निवास करती है आपकी एशिया और अफ्रीका, जो कॉन्टिनेंट है आपके महाद्वीप हैं उनमें। एशिया और महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की 80% से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। भाई संसद के कार्य कोई एक प्रकरण है, संसद के कार्य, इस प्रकरण को पढ़ाने का सबसे अधिक उत्तम तरीका कौन सा है इनमें से। ऑप्शन आपके ए, मुद्दों और सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना, बी, परियोजना कार्य, सी, व्याख्यान पद्धति, या डी, कहानी पद्धति। तो देखिए भाई, इस प्रकरण को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, मुद्दों और सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन करना। भाई संसद के कार्य में भी वाद विवाद ही होता है, पर नेता पक्ष और प्रतिपक्ष जो होते हैं वो आपस में वाद विवाद होता है किसी बिल को लेकर के, तब जाके चर्चा होती है, फिर वोटिंग होती है, फिर वो पास होता है बिल। ऐसे ही मुद्दों और सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कर सकते हैं आप, वो सबसे अच्छा तरीका होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन ए, इबादत गाह, बी, दरगाह, सी, ईदगाह, या डी, खानकाह। भाई जो सूफी संत हुआ करते थे उनके मकबरे को क्या कहा जाता है। तो सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है आपका दरगाह। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, दरगाह। जैसे अजमेर शरीफ की दरगाह है ना, वो दरगाह सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। अभी प्रारंभिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है। ऑप्शन ए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र,
बी इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, सी इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान अर्थशास्त्र, या डी इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान या समाजशास्त्र। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान है वो किन किन विषयों को जोड़ करके बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में जो लिखे हुए हैं आपके इतिहास भूगोल राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी कि आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स जो होता है अर्थशास्त्र, इन सभी को प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को एक सामूहिक रूप में पढ़ाते हैं इन सभी सब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।